गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने पिछले दिन शुरू किया था पढ़ाना, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। उसमें बहुत सारी बात बताया आपको कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस के बहुत सारे लॉ बताया मैंने। उसके बाद प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस को केमिकल क्लासिफिकेशन में रखा। केमिकल क्लासिफिकेशन में जो प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस में उसको क्लासिफाई किया तो उसमें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर के बारे में बताया। मिक्सचर के भी डिफरेंट टाइप्स हुए, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को सॉल्यूशन कहते हैं, हेट्रोजीनियस में सस्पेंशन आता है, कोलॉइड आता है, और उसमें बहुत सारी बात आपको बताया था। पिछले क्लास में ये भी समझाया था कि क्लाउड्स जो होते हैं वो जैसे गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये कहावत है। इसके बारे में ये क्यों कहा जाता है, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, ये सब बात हम लोग किए थे पिछले क्लास में। और ये सारी बातें बीच बीच में आपको इसलिए बताता रहता हूँ, साइंस को अपने आसपास की घटनाओं से जोड़ कर समझने से साइंस इंटरेस्टेड हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि साइंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है अगर हम उन सारी घटनाओं को, साइंस की जो भी घटनाएं हैं उनको हम अगर अपने आसपास के जीवन से जोड़ कर देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और मेरा काम यही है, टीचर का काम यही है कि बच्चों का इंटरेस्ट साइंस के प्रति और ज़्यादा बढ़ा देना, उनमें साइंस पढ़ने की भूख बढ़ा देना। तो चलिए इन सारी बातों को समाप्त करते हुए मैं आज के टॉपिक के बारे में पिछले दिन भी बताया था और आज भी फिर से बता दे रहा हूँ कि आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने टॉपिक पहले ही लिख दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। किसी भी मैटर का प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसको क्वांटिटेटिवली हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये हम लोग आज समझेंगे। लेकिन इसी बीच में मैं बता दूं कि जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका जो लाइक बटन है वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रसाद है, वो हमको एनर्जी देता है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या है, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या है या लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज़ का मतलब हुआ उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके गुण जिससे वो पहचाना जाता है। जैसे हम अगर बात करें प्रॉपर्टीज़ का तो हम कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स by which a substance is recognized। हम उस सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आर नोन एज प्रॉपर्टीज। हम लोग उसको मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, वो उसका गुण हुआ। तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, और एक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। एक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। दो तरह की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फिजिकल का मतलब हुआ जो अपीयरेंस है, जो हमको दिखता है वो फिजिकल स्टेट कहलाया, और उसके कारण जो प्रॉपर्टीज हुआ वो कहलाया फिजिकल प्रॉपर्टीज। कहा जाता है कि ये जो प्रॉपर्टीज है दे कैन बी measured without changing सब्सटेंस में किसी तरीके का चेंज नहीं ला सकते हैं, और हम अगर मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ कि वन कैन नो
about chemical properties, about chemical properties after introducing some changes। बिना चेंज लाए हम उस सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं जान सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या कह सकते हैं हम, जैसे हम टेम्परेचर की बात कर सकते हैं, उसको बिना छेड़े हम उसका टेम्परेचर जान सकते हैं, हम जान सकते हैं उसका लेंथ कितना है, हम जान सकते हैं उसकी विस्कोसिटी कितनी है, इसको हम बिना चेंज किए जान सकते हैं, हम जान सकते हैं उसका सरफेस टेंशन कितना है। तो वगैरह वगैरह हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को जान सकते हैं हम। इनका मेजरमेंट बिना इसमें कोई चेंज इंट्रोड्यूस किए हम मेजर कर सकते हैं और इसलिए इसका नाम पड़ा है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपको यूनिट की बात हम करते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए ही है। कहता है कि क्वांटिटेटिवली ए फिजिकल properties कैन बी एक्सप्रेस्ड। हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हम अगर कहेंगे कि टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री है, टेम्परेचर जो है वह 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। सेंटीग्रेड की बात अभी आप नहीं जानते हैं लेकिन यूज करते रहे हैं। तो ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन हुआ, हमने उसकी क्वांटिटी को भी उसमें इंट्रोड्यूस करा, क्वांटिटी को भी उसमें बताया, इसलिए यह क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन हुआ। ये क्वांटिटेटिवली हमने एक्सप्रेस किया है टेम्परेचर को। वैसे ही अगर हम कहते हैं कि लेंथ जो है वो 1 मीटर है, तो ये क्वांटिटी हमने लिया, तो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन हुआ ये क्वांटिटी का, इस फिजिकल क्वांटिटी को। इसमें कहते हैं कि ये टेम्परेचर और लेंथ ये कहलाता है क्वांटिटीज़। इसको हम क्या कहेंगे, क्वांटिटीज़। तो क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन क्या हो सकता है कि ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ जिसको मापा जा सकता हो, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हम लोग उनको कहेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं राशि मतलब क्वांटिटीज। तो हम वो सब चीज़ जिसको मापा जा सके, अगर हिंदी में लिखेंगे तो जिसे मापा जा सके हम लोग उसको क्या कहेंगे, क्वांटिटी। वो क्वांटिटी हुआ। तो जितने भी क्वांटिटीज़ होते हैं उनको अगर हम चाहते हैं कि क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करें, अगर हम क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, टू एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस द क्वांटिटी वी नीड 2 थिंग्स। हमको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा एक यूनिट। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहते हैं कि कपड़े की लंबाई 2 है, कोई मीनिंग नहीं है इसका। कपड़े की लंबाई 2 है, इससे क्या मतलब निकला, इससे क्या कंक्लूजन निकला, कुछ नहीं। कपड़े की लंबाई 2 है, कोई एकदम मीनिंगलेस बात हो गई। कपड़े की लंबाई 2 मीटर है, कपड़े की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, वगैरह वगैरह। तो वो जो सेंटीमीटर और मीटर आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ द यूनिट। तो हम कहना ये चाह रहे थे कि अगर हम कहते हैं कि लेंथ ऑफ ए वायर इज 2, तो यह मीनिंगलेस है, इट इज़ मीनिंगलेस। और अगर हम कहते हैं
कि लेंथ ऑफ वायर इज 2 मीटर, तो ये मीनिंगफुल हुआ, क्योंकि अब कोई भी आदमी ये समझ जाएगा कि वायर का लेंथ कितना है। तो यहाँ पर जो हमने लिखा ये 2, ये हुआ क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू और ये हुआ यूनिट। तो देखिए कपड़े का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ क्लॉथ, कपड़े का जो लेंथ है वो कभी 2 मीटर हो सकता है, कभी 5 मीटर हो सकता है, कभी 10 मीटर हो सकता है। इसमें देखो ये सब जो है वो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बदल रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट है, और ये जो कांस्टेंट है यही है यूनिट, इसी को हम लोग यूनिट कहते हैं। तो यूनिट की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, व्हाट इज यूनिट? तो यूनिट की परिभाषा देंगे कि इट इज द स्टैंडर्ड internationally accepted standard in the terms of which quantity of any quantity is expressed, और यूँ कहिए कि value of any quantity, और यूँ कहिए कि any quantity is measured. The standard in the terms of which quantity is expressed is known as unit. यूनिट वह स्टैंडर्ड है, वो एक मानक है जिसके टर्म में हम लोग किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी राशि को व्यक्त करते हैं। तो हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि यूनिट जो है वह एक स्टैंडर्ड हुआ, यूनिट जो है वो एक स्टैंडर्ड हुआ जिसके टर्म में हम मेजरेबल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिस राशि को मापा जा सकता है हम उसको व्यक्त कर सकते हैं, उसी को हम कहेंगे कि वो यूनिट हुआ। तो यूनिट की परिभाषा हम लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं कि यूनिट है क्या, यूनिट क्या है ये हम लोग लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द स्टैंडर्ड, यूनिट क्या है, एक मानक है, स्टैंडर्ड in the terms of which the quantities are expressed, is known as unit। हम लोग उसको मात्रक कहते हैं, यूनिट मतलब मात्रक, उसको मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक क्या हुआ, मीटर, मतलब उसको कहते हैं यूनिट ऑफ द लेंथ इज मीटर। वैसे ही टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। तो ये सब मात्रक हुए। और बिना मात्रक का सपोज कीजिए कि जब मात्रक नहीं था, जब यूनिट नहीं था, तो कितनी परेशानी होती होगी लोगों को क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। कि अगर आप खरीदने जाते हो, दूध लेने जाते हो, तो कितना दूध चाहिए, एक दूध दीजिए, क्या मीनिंग हुआ, एक कपड़ा दीजिए, क्या मीनिंग हुआ, एक चावल दीजिए तो 100 चावल का दाना मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास यूनिट नहीं हो तो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, अपनी बातों को समझा नहीं पाएंगे सामने वाले को, और बहुत परेशानी होगी। तब ये सारे जो यूनिट्स हैं वो बनाए गए यूनिट्स, और उन सारे यूनिट्स को लोगों ने एक्सेप्ट किया। जो भी एक कॉन्फ्रेंस हुआ, मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में लोगों ने एक्सेप्ट किया उस यूनिट को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विथ द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है उसके डेवलपमेंट के साथ साथ नीड ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड, यूनिट की ज़रूरत पड़ी। जैसे जैसे सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे यूनिट की ज़रूरत पड़ी। शुरू में at the initial stage
जब बहुत सारे क्वांटिटीज नहीं थे, 3 quantities were commonly used। वो कौन कौन थे? वो जो 3 क्वांटिटीज थे वो थे मास, किसी का मास एक्सप्रेस करने के लिए, लेंथ एंड टाइम। और इन तीनों क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा जाता था। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा जाता था, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का मतलब ये हुआ कि शुरू में फंडामेंटली बहुत इनिशियल स्टेज में ये सारे के सारे क्वांटिटीज़ आए, और इन क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट भी बनाए गए, और इनके लिए यूनिट बनाए गए, यूनिट ऑफ एबव फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम लोग फंडामेंटल यूनिट के नाम से जानते हैं। फंडामेंटल यूनिट। तो आप जानते हैं कि जो लेंथ है, लेंथ उसका फंडामेंटल यूनिट दिया गया मीटर, मास का किलोग्राम, और टाइम का यूनिट दिया गया सेकेंड। अब यहाँ एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये यूनिट्स बनाए किसने, ये यूनिट्स बनाने वाले थे कौन? तो इसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री जानना होगा इसका, कि बहुत पहले की बात है, 1791 में, इन 1791 a system known as मेट्रिक सिस्टम, एक सिस्टम डेवलप किया गया, मेट्रिक सिस्टम वाज डेवलप्ड। और ये सिस्टम डेवलप किया गया यूनिट बनाने के लिए, और यूनिट में ये सिस्टम डेवलप किया गया है फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। डेवलप्ड बाई द फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस। और ये जो सिस्टम है मेट्रिक सिस्टम, ये एक्सेप्टेड हुआ इंडिया में, इसको एक्सेप्ट किया गया है 1952 में। 1952 समझ लीजिए कितने दिनों के बाद। इन इंडिया it is accepted in 1952। इतने दिनों के बाद ये इंडिया में एक्सेप्ट किया गया। और इसमें जो मेट्रिक सिस्टम में यूनिट रखा गया, इन मेट्रिक सिस्टम, इसका हम आपको पहले हिस्ट्री समझा देते हैं। इस मेट्रिक सिस्टम में जो यूनिट बनाया गया वो वही है, लेंथ का यूनिट होगा मीटर, लेंथ का यूनिट होगा मीटर, मास का यूनिट होगा केजी, किलोग्राम, और टाइम का यूनिट होगा सेकेंड। और इस तरह से 3 फंडामेंटल यूनिट्स बनाए गए। धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम डेवलप किया गया, जिसमें उस सिस्टम में इन सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स अलग अलग थे, और सब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट लोग एक्सेप्ट भी करते थे, फॉलो भी करते थे। विथ द टाइम different systems had been developed
बहुत सारे सिस्टम डेवलप किए गए फॉर द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए बहुत सारे नए नए यूनिट्स डेवलप किए गए। यूनिट्स को डेवलप करने के लिए सिस्टम भी बनाया गया, जैसे MKS सिस्टम। MKS सिस्टम डेवलप किया गया, जिसमें लेंथ का यूनिट मीटर माना गया, मास का यूनिट केजी माना गया और टाइम का यूनिट सेकेंड माना गया। ये MKS सिस्टम डेवलप किया गया। दूसरा FPS सिस्टम आया। कुछ लोग FPS सिस्टम यूज़ करते थे, मानते थे, फॉलो करते थे। और FPS में लेंथ का यूनिट हुआ फीट, इसका मास का यूनिट हुआ पाउंड, मास का यूनिट हुआ पाउंड, और टाइम का यूनिट सेकेंड ही रहा, टाइम का यूनिट सेकेंड ही रहा। ये कुछ कंट्रीज में ऐसा इस्तेमाल होता था। एक और सिस्टम डेवलप किया गया, CGS सिस्टम। CGS सिस्टम जिसमें लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मास का यूनिट ग्राम और टाइम का यूनिट तो सेकेंड ही रखा गया, और ये भी कुछ सिस्टम यूज होने लगे। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, ज़रा सोचिए कि अगर डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग यूनिट इस्तेमाल हो तो कितना प्रॉब्लम होगा। यहाँ का 1 kg दूसरी जगह के kg के बराबर नहीं होगा, वहाँ का जो यूनिट उसमें मेजर कीजिएगा, बात बदल जाएगी। जैसे हम लोग यहाँ से नेपाल चले जाते हैं तो नेपाल में हमारा जो रुपया है उसका वैल्यू बढ़ जाता है, और उसका 1 रुपया हमारा 60 पैसे के बराबर, मतलब उसका 60 पैसा हमारा 1 रुपया उसका 1 रुपया हमारे 60 पैसे के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये एक रूपता नहीं होगी, यूनिफॉर्मिलिटी नहीं होगी यूनिट में, तो बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो लोगों ने बैठकर एक इंटरनेशनल सिस्टम डेवलप करा, और उस इंटरनेशनल सिस्टम में सारे के सारे क्वांटिटीज़ का एक यूनिट मानक बनाया गया, जिसको पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया, और उस सिस्टम को कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, SI यूनिट। तो हम लोग SI यूनिट के बारे में जानें कि SI यूनिट है क्या। तो उसके लिए बात यही हुई कि चूँकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट यूज होने से परेशानी शुरू हो गई, तो लोगों ने इंटरनेशनली एक सिस्टम डेवलप किया जिसमें सारे के सारे क्वांटिटीज़ का यूनिट डिसाइड किया गया, और वो इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है वे सारे के सारे यूनिट्स। तो कह सकते हैं ऑन वर्ल्ड वाइड लेवल ए सिस्टम ऑफ यूनिट was developed known as SI यूनिट। हम लोग उसको SI यूनिट के नाम से जानते हैं। SI यूनिट नाम रखने के पीछे कारण है, S से होता है फ्रेंच लैंग्वेज में सिस्टेमे इंटरनेशनल, ये फ्रेंच वर्ड है, और SI सिस्टम इसको हम लोग के नाम से जानते हैं। और इस सिस्टम में अकॉर्डिंग टू
दिस सिस्टम लेंथ का जो यूनिट हुआ वो माना गया मीटर, मास का यूनिट माना गया केजी किलोग्राम, और टाइम का यूनिट लिया गया सेकेंड। टाइम का यूनिट लिया गया सेकेंड। ये यूनिट्स लिए गए एसआई सिस्टम में। और इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये यूनिट एक्सेप्टेड है। जहाँ भी जाइएगा लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मास का यूनिट केजी होता है, और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। चाहे वो आप कहीं भी चले जाइए, पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाइए। और इस तरह से लोगों की परेशानी दूर हो गई और ये सिस्टम बड़ा ही एक्सेप्टेड सिस्टम था। तो मैंने शुरू में बताया आपको, ये जो 3 क्वांटिटीज़ हमको मिले, लेंथ, मास एंड टाइम, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के नाम से जानते हैं हम लोग, और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हुए। अब उसके बाद कुछ ऐसे यूनिट, ऐसे क्वांटिटीज़ डिस्कवर हुए, जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, कुछ ऐसे जैसे टेम्परेचर मिला। अब तो टेम्परेचर जो है वो किसी न मास पे डिपेंड करता है, न लेंथ पे डिपेंड करता है, न ही ये टाइम पे डिपेंड करता है। तो ये एक अलग तरह का क्वांटिटी हुआ। तो क्वांटिटी को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। पहला कैटेगरी रखा गया बेसिक क्वांटिटीज़, और दूसरा कैटेगरी रखा गया डेराइव्ड क्वांटिटीज़। मेरे कहने का मतलब समझिए कि क्वांटिटी जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, वैसे वैसे नए नए क्वांटिटीज़ आने लगे, और तब हम क्वांटिटीज़ का यूनिट डिसाइड करने में थोड़ा सा जब परेशानी हुई, मुश्किल का सामना करना हुआ, तो लोगों ने क्वांटिटीज़ को 2 कैटेगरी में बांटा गया। तो हम ये कह सकते हैं कि लेटर ऑन क्वांटिटीज़ को हम 2 कैटेगरी में बांट रहे हैं, बेसिक क्वांटिटीज़ और दूसरा रखा नाम डेराइव्ड क्वांटिटीज़। बेसिक क्वांटिटी का मतलब हुआ कि दोज क्वांटिटीज़ दैट आर इंडिपेंडेंट, जो दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट। जैसे आप नाम सुन लीजिए कि जैसे लेंथ को किसी दूसरे से मतलब नहीं है, मास को किसी दूसरे से मतलब नहीं है, टाइम ये किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, करेंट ये किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर ये किसी दूसरे क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको मोल कहते हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी ये सब जो कुछ क्वांटिटीज़ हैं, ये सब बेसिक क्वांटिटीज़ हुए, ये सब किसी दूसरे क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। करेंट 3, 2, 5, ठीक है, ये सब्सटेंस एक ज़्यादा लिख दिया, 7, ये 7 जो है वो बेसिक क्वांटिटीज़ हुए, और इनके जो ये जो क्वांटिटीज़ है ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा क्वांटिटी जो कैटेगराइज किया गया, उसमें दूसरे नंबर पे नाम आता है डेराइव्ड क्वांटिटीज़ का मतलब कि ये जो क्वांटिटीज़ है, दीज क्वांटिटीज़ डिपेंड अपॉन द बेसिक क्वांटिटीज़, ये बेसिक क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम आपको कहें कि फोर्स, तो फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, मास और एक्सेलरेशन पे।
या यूं कहिए ना एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ और टाइम पे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सब जो बातें हुई, ये हुआ कि डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं तो उनके यूनिट डेराइव्ड होंगे, लेकिन हमको बेसिक क्वांटिटीज़ के यूनिट्स मालूम होने चाहिए। SI यूनिट ऑफ बेसिक क्वांटिटीज़, बेसिक क्वांटिटीज़ के SI यूनिट क्या होते हैं? तो जैसे कहा कि लेंथ एक बेसिक क्वांटिटीज़ है, तो लेंथ का SI यूनिट होगा मीटर, मीटर। मास एक बेसिक क्वांटिटीज़ है, इसका यूनिट होगा किलोग्राम, मास का यूनिट हो गया केजी। टाइम का SI यूनिट होगा सेकेंड, टाइम का SI यूनिट सेकेंड। करेंट का SI यूनिट हो गया एम्पियर, एम्पियर। टेम्परेचर का SI यूनिट, टेम्परेचर का SI यूनिट होता है केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी इसका यूनिट होता है कैंडेला, कैंडेला। तो ये सब हो गए ना 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सब बेसिक यूनिट्स, बेसिक क्वांटिटीज़ और बेसिक यूनिट्स कहे जाते हैं। तो मैंने केवल आपको ये इंट्रोड्यूस करना चाहा था कि हम लोग यूनिट जो बनाते हैं, यूनिट जो हमको मिला, वो यूनिट कोई गणेश भगवान आकर नहीं दे गए या किसी ने दिया नहीं मुझे, हम लोगों ने ही मिलकर, हमारे बीच के ही लोग, साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर ये यूनिट डिसाइड किया है और उस यूनिट को हम सभी लोग मानते हैं, उतने ही शिद्दत से हम लोग इसको मानते भी हैं। तो एक ये ऐसा यूनिट की बात हम कर रहे थे आपको। अब सवाल ये है कि 1 केजी कितना होगा या 1 मीटर कितना होगा, ये हमको जानना है। जैसे अब 1 मीटर की लंबाई की बात करते हैं, मीटर शुरू में क्या हुआ, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट एक ऑफिस है पेरिस में, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। वहाँ सभी जितने भी स्टैंडर्ड है वहाँ रखा गया है कि अगर कहीं किसी किलो पर या मीटर पे चैलेंज होगा तो वहाँ जाके मिलाया जाएगा। बता दूँ आपको, शुरू में जब यूनिट बनाया गया मीटर, तो इरिडियम का एक लंबा सा रॉड ले लिया गया, इरिडियम प्लेटिनम का मिला हुआ मिक्सचर एक रॉड ले लिया गया, प्लेटिनम इरिडियम एक रॉड लिया गया और इसमें सब लोगों के विचार से 2 निशान लगा दिए गए और उनके बीच के डिस्टेंस को 1 मीटर कहा गया। ध्यान से सुनिएगा, इनके बीच के डिस्टेंस को 1 मीटर कहा गया और इसको 100 भागों में बांट दिया गया और हर एक भाग को सेंटीमीटर कहा गया। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, मीटर का डेफिनेशन बदल गया। कहता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम in 1/299,792,458 second is known as 1 मीटर। उसको हम लोग 1 मीटर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि लाइट के द्वारा इतना सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है वो कहलाता है 1 मीटर। ये डेफिनेशन अब अगर ये रॉड चोरी भी हो जाती है तो ये डेफिनेशन नहीं बदलेगा।
और लेंथ का डेफिनेशन, लेंथ का जो एक मेजरमेंट है, जितना कितना बड़ा एक मीटर होगा वो कभी नहीं बदलेगा, इसलिए ये ज़्यादा सुरक्षित तरीका हुआ, सुरक्षित डेफिनेशन हुआ। ये रॉड जो है हो सकता है कोई कभी चोरी हो जाए, भूकंप आ जाए, उसमें धंस जाए, तो फिर एक नया यूनिट बनाने की बात आ जाएगी। ठीक वैसे ही हम बात करते हैं केजी की। केजी, किलोग्राम किसको कहेंगे? 1 केजी कितने के बराबर होगा? वो तो हमारे सामने वाट होता है 1 केजी का, लेकिन वह वाट बनाया कैसे गया, किसने बनाया वो 1 केजी का वाट? तो उसके लिए डेफिनेशन है कि मास ऑफ ए प्रोटोटाइप प्लैटिनम इरिडियम पीस। प्लैटिनम इरिडियम का एक बहुत बड़ा टुकड़ा रखा हुआ है, उसका जितना मास है सब लोगों ने मिलकर कह दिया कि वही 1 केजी होगा और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। वैसे ही सेकंड का भी डेफिनेशन दिया गया। सेकेंड का डेफिनेशन शुरू में दिया गया कि सूरज भगवान से धरती पर लाइट को आने में जितना समय लगता है उसके कितने भाग को जितना समय लगता है उसे डिवाइड कर दिया था और उस भाग को 1 सेकेंड कहते हैं। बाद में चल के उसका डेफिनेशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक हो गया कि सीजियम-30 में हाइपरफाइन स्प्लिटिंग होती है। आप उतना बात नहीं समझ पाएंगे, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है ये। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इतना कुछ कोफिशिएंट के को हम लोग 1 सेकेंड मानते हैं। तो ये सारी बातें हुई। एक कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो भी यूनिट हमारे पास है, हमारे सामने है, वे सारे के सारे यूनिट जो है वो हम ही ने बनाए हैं और हम अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स हैं जिससे हमको कहीं भी लेन देन में या कहीं भी चले जाइए आपको सुविधा होती है, अदरवाइज कियोस्क क्रिएट हो जाता। तो खैर इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है और ये यूनिट की बात हम कर रहे थे आपको कि किसी भी यूनिट को मेज़र कैसे करना है और उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ये सारी बात हमने आपको समझाया। अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़ के बारे में जानिए जिसमें हमेशा डाउट होता है और उस डाउट को यहाँ हम लोग क्लियर कर लेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़, सम इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़, टॉपिक देता हूँ, सम इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़। सम इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़ देखिए, मास एंड वेट। इसका हिंदी होता है द्रव्यमान तथा भार, मास एंड वेट। ध्यान से समझिए, आपसे कोई पूछता है कि आपका वेट कितना है और तुरंत आप जवाब दे देते हैं कि 50 केजी। गलत जवाब। 50 केजी आपका मास है, वेट नहीं है। वेट और मास में कुछ फ़र्क है, कुछ बेसिक डिफरेंस है, उसको समझना होगा। तो मास हम कहते किसको हैं ये ज़रा समझ लीजिए। मास, ये दोनों एक जैसे लगते हैं ना, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है, ये समझना होगा हम लोगों को। मास का मतलब हुआ क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। यहाँ क्वांटिटी का मतलब हो गया मात्रा। यहाँ क्वांटिटी, वहाँ जो क्वांटिटी थी वो राशि, यहाँ वही स्पेलिंग है, लेकिन क्वांटिटी का मतलब हम लोग समझते हैं मात्रा। तो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हम लोग कहते हैं कि ये मास हुआ। क्वांटिटी जो होगी वो कहलाएगा मास। मास का यूनिट SI यूनिट ऑफ मास, SI यूनिट ऑफ मास ये हो जाएगा केजी। मास को मेजर करने के लिए मेजर्ड बाय सिंपल बैलेंस, जो सिंपल तराजू होता है हम लोग उससे उसको मेजर कर सकते हैं मास को।
मास किसी भी सब्सटेंस का कभी जीरो नहीं हो सकता है, चाहे वो चांद पे चला जाए, चाहे वो सूरज पे चला जाए, दुनिया के किसी कोना में चला जाए, मास जो है उसका जीरो नहीं हो सकता है। मास कैन नॉट बी जीरो, मास कैन नॉट बी जीरो, मास जीरो नहीं हो सकता है। और आपने कभी देखा है कि किसी का मास एक्सप्रेस करने के लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत होती है? हम मुझसे अगर पूछा जाएगा कि आपका मास कितना है, तो मैं कहूँगा कि पूरब दिशा में मेरा मास 50 किलो है और पश्चिम दिशा में मेरा मास 60 किलो है। ऐसा नहीं है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाइए आपका मास जो है वो बराबर होगा। तो मास डायरेक्शनल नहीं है, इसका मतलब यह एक स्केलर क्वांटिटी हुआ। तो हम कहेंगे कि मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए हमको डायरेक्शन की ज़रूरत कभी होगी ही नहीं। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं वेट की, डेफिनेशन है वेट का कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, धरती पर हम लोग उसको क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड, धरती के तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट जिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी से अट्रैक्ट हो रहा है वो उसका वेट कहलाता है। तो वेट जो हुआ एक फोर्स हुआ, मतलब हम अगर कह सकते हैं कि वेट जो है वो एक फोर्स हुआ। तो वेट को अगर आप फोर्स कहते हैं तो वेट इज इक्वल टू होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको जी से एक्सप्रेस करते हैं, तो वेट इज इक्वल टू हो जाएगा mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप एक बात हमेशा समझते रहिए कि ये जो मास है वेट हमेशा उससे ज़्यादा होगा धरती पे। कितना गुना ज़्यादा? जिसमें g का वैल्यू होता है एवरेजली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 9.8 गुना ज़्यादा तो निश्चित रूप से होगा वेट मास के मुकाबले। और मैं आपसे पूछता हूं कि आपका वेट कितना है और आप बता देते हैं कि मेरा वेट 50 kg है, गलत जवाब हुआ। 50 kg वेट नहीं है, 50 kg मास है हमारा। वेट तो उसका 10 गुना हो जाएगा, और 10 गुना मतलब 500, फिर न्यूटन कहना पड़ेगा वेट का यूनिट। तो हम यूँ कह सकते हैं ना कि यूनिट ऑफ वेट ये हो जाएगा न्यूटन। और हम ऐसा भी कह सकते हैं इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको मेजर करने के लिए हमको स्प्रिंग बैलेंस की ज़रूरत हो सकती है। इट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस पहली बात। और एक बात और भी आप समझ रहे हैं कि इट मे बी ज़ीरो, हालांकि एक्चुअली ज़ीरो होता नहीं है, लेकिन हम लोग उसका ज़ीरो वैल्यू जानते हैं कि वेटलेस हो जाता है आदमी जब जाता है स्पेस में, तो वो वेटलेसनेस फील करता है, तो वेटलेस हो जाता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो लगते तो हैं एक जैसे, लेकिन उनका मीनिंग बहुत डिफरेंट होता है। जैसे आपको बताऊंगा हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर में भी देखने में लग रहा है दोनों तो गर्मी से रिलेटेड है, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। और उन दोनों उस फ़र्क को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।